It's wonderful to have you here again. Welcome back to my YouTube channel. And you are watching Biotech Wali. In this video, we will discuss about revised guidelines for research in transgenic plants 1998. ट्रांसजेनिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनका डीएनए ऑल्टर कर दिया गया होता है फॉरेन डीएनए से, और वो फॉरेन डीएनए किसी दूसरे स्पीशी का सीक्वेंस हो सकता है या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का डीएनए सीक्वेंस हो सकता है। ठीक है, ये जो रिवाइज्ड गाइडलाइंस है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये दो ऐसी मिनिस्ट्रीज हैं जिनको आपको याद रखना ही रखना है पूरे बायोसेफ्टी में, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करती है ये दोनों मिनिस्ट्री। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने एक कमेटी बनाई थी 1990 में, RDAC, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए रिसर्च रिलेटेड गाइडलाइंस बना रही थी। ठीक है, उसी के बाद वो सब जब जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट डीएनए पे बन गई, तो अब उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए की यूज़ की बारी आई है। उनको यूज़ करके, उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स बना रहे थे। तो फिर ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाने के लिए भी कुछ गाइडलाइंस दी गई। जब ये गाइडलाइंस दी जा रही थी 1998 में, तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए यूज से रिलेटेड गाइडलाइंस थी 1990 वाली, उनको रिवाइज किया गया पहले 1994 में, और जब ये ट्रांसजेनिक प्लांट्स के लिए गाइडलाइंस बना रहे थे तो फिर से उनको रिवाइज किया गया, यानी उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया। ठीक है, जो रिसर्च है ट्रांसजेनिक प्लांट्स पे, ठीक है, ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाने के लिए जो रूल्स है, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है, वो सब इसमें बताए गए हैं कि क्या है, कैसे करना है, और कौन सी कमिटीज है जो इसमें इन्वॉल्व है, वो सब हम अभी इसमें देखेंगे। ठीक है, द रिवाइज्ड गाइडलाइंस कवर द एरिया ऑफ रिसर्च ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए research on plants including the development of transgenic plants and their growth in soil for evaluation। देखो, हमने ट्रांसजेनिक प्लांट जो है लैब में ग्रो किया, ठीक है, उसको फिर हम सोइल इवेल्यूशन के लिए जाएंगे, यानी फील्ड ट्रायल के लिए जाएंगे। मतलब लैब में ग्रो करने के बाद उसकी स्टडी हम जब उसका एक्सपोजर कर देंगे इन्वायरमेंट के साथ, इन्वायरमेंट की वो टच में पहुंच जाएगा। अभी लैब में है तो प्रॉपर कंडीशन हम उसको दे रहे हैं, बट बाहर इन्वायरमेंट में तो जो कंडीशन है वो चेंज होती रहती है, उसको वो कितना अडेप्ट कर पा रहा है, ये सब देखने के लिए फील्ड ट्रायल्स किए जाते हैं। ठीक है, तो रिवाइज्ड गाइडलाइंस आर इनकॉर्पोरेटेड विद द एलर्जेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी इवैल्यूएशन ऑफ द ट्रांसजेनिक मटेरियल। जो भी ट्रांसजेनिक मटेरियल है, यानी इस यहाँ पे तो हम सिर्फ ट्रांसजेनिक प्लांट्स की बात कर रहे हैं, वो कोई एलर्जन कोज तो नहीं कर रहा है। कुछ आपने प्लांट्स देखे होंगे कि उनका जैसे कुछ लिक्विड वेस्ट निकल रहा है, कुछ भी निकल रहा है, आपको टच हुआ तुरंत इन्फेक्शन कोज कर देता है, तुरंत आपको ईचिंग होने लगती है, रेडनेस होने लगता है, इस तरीके से कुछ भी। ठीक है, और कुछ इतने टॉक्सिक प्लांट्स होते हैं, खाया और पलट गए। All ongoing research and field trials have to be approved by the RCGM। जो भी ऑनगोइंग रिसर्च है या फील्ड ट्रायल्स है वो पहले RCGM से अप्रूव लिया जाता है, यानी रिव्यू कमिटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन। ठीक है, तो जब RCGM अप्रूव दे देता है तो फिर IBSC को स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना होता है जो भी एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। IBSC इंस्टीट्यूट वाली कमेटी होती है, और जहाँ पे जिस इंस्टीट्यूट में, ऑर्गेनाइजेशन में ये एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, RCGM से अप्रूव मिला तो फिर कमेटी की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि वो खुद देखे कि सारे जो एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं वो रूल्स को माइंड में रखते हुए चल रहे हैं, सब फॉलो करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, ऑल इम्पोर्ट ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट मटेरियल are through NBPGR। NBPGR stands for नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। एक नोडल एजेंसी है जो परमिट करती है इम्पोर्ट। जैसे कहीं बाहर से कोई आ रहा है, कोई भी, जैसे हम जर्म प्लाज्म यानी सीड्स और कोई भी प्लांट का पार्ट हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसको ऐसे डायरेक्ट ले आके यूज़ तो कर नहीं देंगे। पता लगा वो वैरायटी अच्छी नहीं है, पहले से ख़राब है, और कुछ ऐसा है जो नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा हो किसी भी तरीके से क्रॉप पे, है ना, तो हम पहले उस सीड को मंगाएंगे, कुछ टाइम के लिए क्वारंटीन में रखेंगे, फिर पहले खुद से एक बार ग्रो करके देखेंगे कि हाँ जैसा रिजल्ट बताया गया है वैसा दे रहा है कि नहीं।
उसके बाद हम उसको कमर्शियलाइजेशन करेंगे अपनी कंट्री में, ठीक है। जो कमिटीज़ हैं वो इन्वॉल्व हैं, रेगुलेटरी कमिटीज़ इन्वॉल्व इन रेगुलेटरी प्रोसीजर पर्टेनिंग टू ट्रांसजेनिक प्लांट्स। यही सब कमिटीज़ जो हम पीछे अभी तक पढ़ते हैं, वही सब कमिटीज़ का नाम लिख देना है। IBSC, RCGM, GEAC, SBCC एंड JLC। इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 एंड अबव। सेम उसी तरीके से जैसे पीछे अभी रिकॉम्बिनेंट DNA गाइडलाइंस के लिए कैटेगरीज डिवाइड की, बट उसमें तो हम अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट्स बता रहे थे। पर इन 3 कैटेगरी में हम बताएंगे कि कैसे लैब से लेके जो हमारा प्लांट है, ट्रांसजेनिक प्लांट जो हमने ग्रो कराया है लेबोरेटरी में, उसे लैब से लेके फील्ड तक पहुंचने का उसका जो सफ़र है वो हम देखेंगे। It includes routine rDNA experiments. It involves experiment in lab in contained environment, ठीक है। लैब है तो मतलब हमने प्रॉपर उसके लिए जो भी टेम्परेचर की कंडीशंस है, जो भी उसकी ग्रो कराने के लिए जिस भी कंडीशंस की, ग्रोथ फैक्टर्स की जो भी रिक्वायरमेंट है, पूरी उसको फुलफिल की है वहाँ पे, ठीक है। बट अगर हम फिर उसके बाद मतलब सीधा लैब से और अगर फील्ड में लगा देंगे तो ऑफ कोर्स वो इतनी जल्दी वो सारी कंडीशंस को एडोप्ट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम उसको पहले कैटेगरी 2 में जब आएंगे तो ग्रीन हाउस, नेट हाउस, है ना, सबसे पहले उसको लैब से लेने के बाद हम ग्रीन हाउस में ग्रो कराएंगे या नेट हाउस में ग्रो कराएंगे, ठीक है, जहाँ पे थोड़ी इन्वायरमेंट कंडीशंस चेंज होंगी लेबोरेटरी के कंपैरिजन में, ठीक है। उसके बाद जब वो प्लांट वहाँ पे ग्रो कर जाएगा, उसके बाद उसको फील्ड ट्रायल के लिए लेके जाएंगे, यानी उसके बाद उस प्लांट को हम सॉइल में लगाएंगे और सॉइल में जब हम ग्रो कराएंगे फिर उस पर देखेंगे कि वो इन्वायरमेंट का जो है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है और उसका इन्वायरमेंट के क्या ऊपर इम्पैक्ट है, दोनों की स्टडी करेंगे। एकदम टू वे कम्युनिकेशन चलेगा प्लांट का इन्वायरमेंट से और इन्वायरमेंट का प्लांट से। आई होप आपको रिवाइज्ड गाइडलाइंस समझ आई होगी। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।